हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 60 लेक्चर्स की सीरीज़ का ये सेशन नंबर 15 है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अपनी पीडीएफ फाइल को ओपन कर लें। जिन लोगों के पास अभी भी पीडीएफ फाइल नहीं है, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जहाँ से आप पीडीएफ फाइल को अरेंज कर सकते हैं। पहला तरीका यही है कि आप एप्लीकेशन पे जाएं और वहाँ से पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में जा करके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इस नाम की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें और उसे प्रिंट करा लें। दूसरा मेथड है टेलीग्राम चैनल को विजिट करें। और तीसरा मेथड है कि आप इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें। फिर आपको यहीं पर पीडीएफ फाइल सिर्फ इसी की ही नहीं, जितना भी ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन का पीडीएफ नोट्स में कंटेंट है हमारे पास, वो सब का सब आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा इस नंबर पे व्हाट्सएप करने से। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सेगमेंट है सिनोनिम्स का। पहला वर्ड है आपके आगे क्लैंडस्टाइन। पहली बात, ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है जो चीज़ें छिपी हुई हैं, यानी कि जो चीज़ें हिडन हैं, सीक्रेट हैं, जो हर कोई नहीं जानता। और जिन चीज़ों को हर कोई नहीं जानता उन्हें ईसोटेरिक भी कहा जाता है। एक वर्ड आर्केन भी होता है, ये भी आप बोल सकते हैं। एक वर्ड इंसीडियस भी होता है। एक वर्ड स्टेल्थी भी होता है, STEALTHY। एक वर्ड सरप्टिशियस भी होता है, राइट। इन सब का मतलब है किसी भी काम को जब छिप कर किया जाए, दूसरों की या दुनिया की नज़र से बचा के किया जाए। तो क्लैंडस्टाइन का सिनोनिम आपको ऑप्शन नंबर सी में, ये देखिए इंसीडियस वर्ड जो मैंने लिखा था यहाँ दिया हुआ है। अगली का मतलब जो चीज़ साफ सुंदर ना नज़र आती हो पर्सन के लिए, खास तौर पे बदसूरत, नॉट लुकिंग गुड। इनकंसिस्टेंट होना, ये देखिए कंसिस्टेंट एक पॉजिटिव वर्ड है, ये इसका उल्टा लिखा हुआ है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं किसी भी काम को लेकर तो आप लगातार उस काम को करेंगे, साथ ही साथ लगातार अच्छा करेंगे। आप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट का टेस्ट 1 में भी रिज़ल्ट अच्छा आया, टेस्ट 2 में भी रिज़ल्ट अच्छा आया, फिर हाफ ईयरली में भी रिज़ल्ट अच्छा आया, फिर टेस्ट 3 टेस्ट 4 में भी रिज़ल्ट अच्छा आया, फाइनल्स में भी रिज़ल्ट अच्छा आया। तो कंसिस्टेंट हो जाना। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में अनटिल द वेरी फाइनल मैच कंसिस्टेंट होके खेल रही थी। कुछ कारण के चलते फाइनल मैच में अच्छा नहीं कर पाई, वो एक अलग बात है। अदरवाइज इंडियन प्लेयर्स वर क्वाइट कंसिस्टेंट ऑल थ्रू द सीरीज। तो इनकंसिस्टेंट हो जाने का मतलब है कि आप रेगुलर ना हो, एक तरीके से इरेगुलर हो, रुक रुक के काम करें, जिसको आप इंटरमिटेंट भी कह सकते हैं, स्पॉरेडिक या स्पैस्मोडिक भी बोल सकते हैं। ऑकवर्ड आप जानते ही, जब आप ऑकवर्ड फील करते हैं तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, राइट। मूविंग ऑन, क्लैंडस्टाइन वर्ड का मीनिंग आप जान गए, आगे बढ़ते हैं। ऑब्डुरेट एक एडजेक्टिव है ये भी, और ये एक नेगेटिव वर्ड है। ऑब्डुरेट होने का मतलब होता है जिद्दी होना। सिर्फ जिद्दी नहीं होना सर, अनुशासित बिल्कुल भी ना होना, बदतमीज होना एक तरीके से। ऑब्डुरेट होने का मतलब बोलते नहीं कि बच्चा आपके हाथ से निकल गया है, तो वो ऑब्डुरेट हो गया। जो बहुत ज़्यादा अखड़ू है, शरारती है, शैतान है, और जो अपने पेरेंट्स के कहे में नहीं होता, इनडिसिप्लिन्ड है, जो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, पूरी तरीके से इनडिसिप्लिन्ड है। आप उसे स्टबर्न भी बोल सकते हैं, आप इसे ऑब्स्टिनेट कह सकते हैं। एक रिफ्रैक्टरी वर्ड होता है, वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, TORY, उन्हें रिफ्रैक्टरी चाइल्ड कहा जाता है, राइट। तो आपको सिनोनिम चाहिए तो सिनोनिम एडमेंट हो जाएगा, क्योंकि एडमेंट का भी तो यही मतलब है कि आप अड़ जाएं किसी बात को लेकर। और यहाँ भी तो यही बात है कि आप अड़े रहेंगे, सिर्फ अपनी ही बात मनवाएंगे। थोड़ा सा लाइट वर्ड है एडमेंट। ऑब्डुरेट तो बहुत ही ज़्यादा गंदा और स्ट्रॉन्ग वर्ड है। सबमिसिव होना भी अच्छा नहीं होता। सबमिसिव होने का मतलब है कि आप सबमिट ही कर देंगे किसी के आगे, अगर कुछ गलत भी हो रहा होगा तब भी आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप गर्दन झुकाए ही रखेंगे, थोड़ा सा गुलाम जैसे हो जाएंगे, नौकर जैसे हो जाएंगे। अगर आप सबमिसिव हो गए तो आप स्लेविश हो जाएंगे एक तरीके से,
आप सबसर्विएंट हो जाएंगे। सबमिसिव होना भी ठीक नहीं है सर। मंगल पांडे सबमिसिव नहीं थे, इसीलिए उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था। बाकी लोग सबमिसिव रहे होंगे, इसीलिए वो रिवॉल्ट नहीं कर पाए। तो सबमिसिव हो जाने का ये मतलब है पूरी तरीके से समर्पित हो जाना। अब समर्पित भी एक सकारात्मक शब्द ही है, लेकिन यहाँ आप समर्पित ऐसे हो गए कि हाँ सर, यस बॉस करते ही रहेंगे, कोई गलत भी बोल रहा तब भी। ये है सबमिसिव होने का मतलब। स्लेविश हो जाना, सबसर्विएंट हो जाना, सर्वाइल हो जाना, SERVILE, साइकोफैन टाइप का हो जाना। काम मतलब शांत, जिसको आप पीसफुल बोल सकते हैं। काम होना अच्छी बात है, ट्रांक्विल कह सकते हैं। आप इसे प्लेसिड कह सकते हैं, अनरफल्ड बोल सकते हैं। आप ये जानते हैं कि मैं हर एक सेशन में हर एक वर्ड को डिटेल में क्यों पढ़ाता हूँ? ताकि बहुत सारी चीज़ें आप रिकॉल कर सकें। मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले किसी एक स्टूडेंट को अनरफल्ड वर्ड पहले से आता हो, तो जब वो मेरे थ्रू इसको फिर से सुनेगा तो उसको वो रिवाइज हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा उसके लिए। ऑब्सेस्ड होने का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ में परेशान हो, मतलब बहुत ज़्यादा जो है उसी में घुसे हुए हों। एक वर्ड होता है हिंदी में अवसाद, जिसको हम ऑब्सेशन कहते हैं, उसी का एडजेक्टिव है ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड होना एक तरीके से एडिक्टेड होने जैसा ही होता है। एडिक्टेड होना, इनफैचुएटेड होना, फिर कुछ आपको सूझेगा नहीं, कुछ और आपको दिखेगा ही नहीं। ऑस्ट्रसाइज, इट्स अ वर्ब जिसका मतलब होता है किसी को भगा देना, यानी कि किसी को एक्सपेल कर देना, डिसमिस कर देना, हटा देना, यानी रिमूव हो जाएगा। निकाल देना संस्था से, यानी कि बैन कर देना। बैन से ही बैनिश वर्ड बनता है। डिबार कर देना। एक वर्ड OUST, आउस्ट होता है, वो भी हो सकता है। खदेड़ देना, एक्सपेल कर देना। अब देखिए सर, कौन सा सेंटेंस, ये जो आप सेंटेंस वर्ड देख रहे हैं ना, इसका मतलब कहीं से भी वाक्य वाला नहीं है सर, ये नहीं। इसका मतलब है सजा वाला। तो सेंटेंस समवन मतलब उसे पनिश करना, उसे गिल्टी ठहराना एक तरीके से, राइट। पर यूज मीन्स होता है टू रीड केयरफुली, किसी चीज़ को ढंग से सीखना, पढ़ना, उसका एक तरीके से एनालाइज करना, एग्जामिन करना, ये हो सकता है। बैनिश इसका सिनोनिम। बिरेट मतलब होता है डांटना, डांटना, फटकाना, जिसको आप चाइड भी बोल सकते हैं, CHID। चैस्टिस एक वर्ड होता है। बाकी तो सिंपल वर्ड में रेब्यूक हो सकता है, स्कॉल्ड हो सकता है, ठीक है ना, किसी को डांटना, फटकाना। एडमॉनिश हो सकता है, डांटना, फटकाना, इस तरीके से। स्कॉल्ड हो सकता है। ऑस्ट्रोसाइज का मतलब क्या है? बंधित कर देना, मतलब रोक लेना, आने नहीं देना, भगा देना, खदेड़ देना, निकाल देना। अपाल्ड, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है अपाल्ड। एक एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी भी वर्ड में जब ईडी लगा हो, यानी उसकी थर्ड फॉर्म आपको दिखे किसी भी वर्ड की, तो वो एक एडजेक्टिव के तरीके से ही मान लीजिए यूज होता है, राइट। तो अपाल्ड हो जाने का मतलब होता है जब आप दंग हो जाए, बिल्कुल। चीज़ें जो अपालिंग होती हैं नेचर से, वो शॉकिंग होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, आप समझ नहीं सकते। और ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इस बात को समझिए, एक नेगेटिव वर्ड है। ये जो चाइल्ड अब्यूज़ जैसी चीज़ें हैं कि एक छोटे से बच्चे या बच्ची को सेक्सुअली अब्यूज़ करने की कोई कोशिश करे, ऐसी कोई खबर आपको जब पता चलती है, होता ही है सर ये, तो आपको लगता है ना, अरे इतना कोई गंदा काम करने का सोच सकता है। माय गॉड, इट्स सो अपैलिंग, आई एम अपाल्ड। ये है सर अपाल्ड हो जाने का मतलब, बिल्कुल शॉक्ड हो जाना, क्योंकि चीज़ें जो हो रही हैं वो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और ख़राब है वो चीज़ें, इस तरीके से। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ऐसे समझिए कि आपका फेवरेट क्रिकेटर 99 पे बोल्ड हो जाए अपार्ड हो जाए, ओ माय गॉड, लास्ट ओवर 6 balls 10 runs,
तो अब एकदम से कोई प्लेयर आउट हो जाए, ओ माय गॉड, अपार्ट, फिर आप ब्लैंक हो जाए एक तरीके से, फिर आपके पास कुछ बचे ही ना कहने को, कुछ सूझे ही ना जब आपको, है ना, तो ये है अपार्ट हो जाना, ब्लैंक हो जाना, डिस्टर्ब्ड हो जाना। शॉक्ड इसका सिनोनिम है, वो तो ऊपर ही लिखा हुआ है। सैडेंड भी रिलेटेड वर्ड में आएगा। सैडेंड मतलब जो जिसको दुखी किया गया है, तो जो सैडेंड है यानी कि दुखी है ना, सैड जिसको कह सकते हैं। इंथ्राल्ड और अलार्म्ड, सर अलार्म का मतलब एक तरीके से आपको सचेत किया जाता है। सो इफ यू आर अलार्म्ड यानी कि आपको अलर्ट किया जा चुका है, समझ रहे हैं ना, तो आप अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, कॉशियस हैं, राइट, विजिलेंट हैं। इंथ्राल्ड का मतलब भी क्या होता है, इंथ्राल्ड होने का मतलब आप बहुत रोमांचित हैं, आप बहुत फैसिनेटेड हैं, ओ मैं जानना चाहूंगा, समझ रहे, टू इंथ्राल समवन मतलब उसे एक्साइटेड करना, उसे फैसिनेट करना, उसे अट्रैक्ट करना। तो इफ यू आर इंथ्राल्ड यू आर क्वाइट फैसिनेटेड। फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, कीन हो जाना, हिंदी में कहते हैं रोमांचित होना, जानने को लेकर रोमांचित होना, राइट। ये जो आप OTT प्लेटफॉर्म पे जो सीरीज देखते हैं ना, वेब सीरीज, उसमें एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड के लिए आप क्यों वेट करते हैं, क्योंकि आप इंथ्राल्ड हो जाते हैं जब तक वो एपिसोड एंड होता है। फिर आप बहुत क्यूरियोसिटी के साथ वेट करते हैं कि व्हेन विल द नेक्स्ट चैप्टर, व्हेन विल द नेक्स्ट एपिसोड कम आउट, राइट। ये इंथ्राल्ड होना कहा जाता है। इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, याद रखिएगा। इम्बिसिलिटी, ये सिनोनिम्स का लास्ट वर्ड है। इसके बाद 5 और जो वर्ड्स होंगे उनमें आपको एंटोनिम्स बताने होंगे। सो लास्ट वर्ड है ये सिनोनिम्स का, इम्बिसिलिटी। सर इम्बिसिल एक वर्ड होता है, इम्बिसिल, IMBECILE। इम्बिसिल होने का मतलब होता है एक प्रकार से बेवकूफ़ होना, इडियट होना, स्टूपिड होना। तो इम्बिसिलिटी मतलब बेवकूफ़ी जिसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बेवकूफ़ी, जिसको आप फुलिशनेस बोल सकते हैं, इडियोसिंक्रेसी बोल सकते हैं, नादानी जिसको कह सकते हैं, पागलपन, बेवकूफ़ी, राइट। स्टुपिडिटी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इम्बिसिल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्बिसिलिटी से ज़्यादा एग्जाम्स में इम्बिसिल वर्ड पूछा जाता है। somebody who is nonsense, somebody who is stupid, foolish, उसको imbecile कहा जाता है। a person who can't distinguish between right and wrong, उसको imbecile कहा जाता है। absurdity, बेहूदगी जिसको कह सकते हैं, कुछ हद तक ये इधर ही जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट सिनोनिम इसका जो है वो स्टुपिडिटी ही होगा, एब्सर्डिटी नहीं होगा, क्योंकि ये तो मतलब बदतमीजी में भी आएगा ना, एब्सर्डिटी, रिडिक्यूल जिसको कह सकते हैं। वर्बोसिटी, वर्बोसिटी का मतलब होता है जब आप शब्दों का ढेर लगा दें। एक आपने शब्द सुना होगा वर्बल, बोलते ना वर्बली कह दिया, मुंह से कह दिया, वर्बल कमिटमेंट है। तो ये उसी वर्बल से वर्बोसिटी आता है, मतलब आपने शब्दों का ढेर लगा दिया, बोलते ही रहे एक तरीके से, तो वो वर्बोसिटी, जिसको आप एग्जैजरेशन भी कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही जब आप बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को दिखाएं। वेंजियांस, वेंजियांस भी लोग बोलते हैं, इसे वेंजियंस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है बदला, बदला यानी कि रिपल्शन। एक वर्ड होता है वेंडेटा, पॉलिटिक्स में बहुत यूज होता है, बदले की भावना से की गई कार्रवाई, पॉलिटिकल वेंडेटा। तो वेंजियंस, बदला, जिसको आप एवेंज भी कह सकते हैं। हल्का सा ध्यान से देखिएगा तो वेंज, वेंज, रिवेंज, गौर कर रहे नहीं कर रहे हैं, वेंज, रिवेंज, अवेंज, तो वेंजियांस, बदले की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से ये पांचों सिनोनिम्स के वर्ड्स हो गए। अब एंटोनिम्स पे चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने दूसरे बैच के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे बेस्ड ये बैच है। इसमें लिखा तो 1300 प्लस है, लेकिन इसमें एक्चुअली में 1500 के आसपास आपको ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रोवर्ब्स
पढ़ने को मिलेंगी। ये बैच 60 प्लस वीडियोस, लगभग 70 वीडियोस का ये कोर्स है और इसकी फीस है जस्ट 149, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, मतलब कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, राइट। की फीचर्स क्या है कि एसएससी और बाकी एग्जाम्स में जो बार बार इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स पूछी जाती हैं उनको इंक्लूड किया गया है। लास्ट 3 इयर्स में जितने भी नए और इम्पॉर्टेंट इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स आए हैं एसएससी और बाकी एग्जाम्स में भी, जैसे कि एनडीए में, सीडीएस में, राइट, स्टेट एग्जाम्स में, हाई कोर्ट्स में, उन सबको शामिल किया गया। इवन पीसीएस के एग्ज़ाम में भी जब कुछ इडियम्स, फ्रेजेस आते हैं नए तो वो भी इंक्लूड किए हैं मैंने इसमें, राइट। तो ये बैच जो है जस्ट 149 में अवेलेबल है आपको। ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ आपको पढ़ना हो मुझसे तो फिर आप इस बैच के लिए जा सकते हैं। इसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फिर कुछ भी छूटेगा नहीं। ये बैच जो है 1199 का है सिर्फ, और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, यानी कि जितना रिवाइज करना हो, जितना रिपीट करना हो उतना आप करिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और एंटोनिम्स को पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है सर, इसमें कंसील वर्ड का मीनिंग का एंटोनिम आपको बताना है, लेकिन सेंटेंस को देखते हुए। ही कंसील्ड हिज थॉट्स वेरी क्लेवरली। मैं बताना चाहूँगा कि ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जैक्टली ईयर मुझे नहीं याद है, लेकिन एनडीए में आज अभी आगे जितने भी एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ज़्यादातर वो एनडीए के एक ही सेट के हैं। ये मुझे अच्छे लगे तो मैंने उन्हें हूबहू रख लिया। ही कंसील्ड हिज थॉट्स वेरी क्लेवरली। वैसे तो कंसील का मतलब छिपाना होता है, यानी कि हाइड करना, वेल करना, छिपा लेना, ठीक है, हाँ, हाइड, वेल। लेकिन और खास तौर पे कंसील किया जाता है किसी इंफॉर्मेशन को, किसी सीक्रेट को, और थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड होता है क्योंकि आप क्राइम जैसी चीज़ों को कंसील करते हैं, किसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कंसील करते हैं। अब कंसील का वैसे तो ऑपोजिट होता है रिवील करना, डिस्क्लोज करना, अनवेल, ओपन, डाइवल्ज। ये एक्चुअली में कंसील के एंटोनिम्स हैं। लेकिन अब ध्यान से देखिए, यहां पे रिवील्ड लिखा भी है, वही है, यही रिवील यहां लिखा भी है, लेकिन इसका जो सही एंटोनिम है फिलहाल वो एक्सप्रेस्ड होगा। सोचो कैसे, उसने अपने थॉट्स को कंसील किया, मतलब अपने विचार को, अपने मन की बात को रोक के रखा, छिपाए रखा। तो मन की बात, मन में जो आपके सवाल, प्रश्न या कुछ भी थॉट्स, आइडियाज़ हैं, अगर आप उन्हें छिपा रहे हैं तो जब आप उन्हें दिखाएंगे, लोगों से साझा करेंगे, उन्हें बताएंगे, तो आप उन्हें रिवील नहीं करेंगे सर, आप उन्हें एक्सप्रेस करेंगे। सर आइडियाज़ को, थॉट्स को, ओपिनियंस को एक्सप्रेस ही किया जाता है। जब हम अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को दूसरों से साझा करते हैं तो एक्चुअली वी एक्सप्रेस आर आइडियाज़। Getting my point? We actually express our ideas. So, right antonym for this word conceal here would be expressed. वैसे अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो कंसील का सही एंटोनिम रिवील ही होता, क्योंकि एक्चुअली में कंसील का मतलब सीक्रेट को छिपाना है और रिवील का मतलब उसी सीक्रेट को सबको बता देना। एम्फसाइज करना, थोड़ा सा जोर देना, प्रेशराइज करना। अफर्म करने का मतलब होता है किसी चीज को गारंटी के साथ बोलना, कंफर्म करना, दावे के साथ कहना, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से ये, कि आपको लग सकता है रिवील होना चाहिए, पर होगा क्या सर, एक्सप्रेस होगा। तो सेंटेंसेस पे बेस्ड जब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आए तो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही उनका आंसर दें। अब इस सेंटेंस को भी देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें भी एक सेंटेंस दिया है, द प्रपोजल वॉज डिनाउंस्ड बाय वन एंड ऑल। उस प्रपोजल को, वन एंड ऑल मतलब हर किसी के द्वारा एक तरफ से डिनाउंस किया गया, मतलब उसको अस्वीकार कर दिया गया, उसको ठुकरा दिया गया, उसकी एक तरीके से निंदा की गई सर, बोला गया। इसमें OUNCE रूट भी है जिसका मतलब बोलना है।
अनाउंस इसी से बनता है, ठीक। डिनाउंस करने का मतलब होता है किसी का निरादर करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, और आलोचना करना, खुल करके बोलना, अगेंस्ट में, सेंश्योर करना, लैम्बास्ट करना, कड़े शब्दों में जब आप आलोचना करें, खरी खोटी सुनाएं, तो आप डिनाउंस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, रिनाउंस का मतलब है त्यागना, ये पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन स्वेच्छा से कुछ त्यागना, मतलब गिव अप कर देना, वो भी वॉलंटरी, जिसको आप रेलिंक्विश कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। रेलिंक्विश त्याग करना, एब्डिकेट बोल सकते हैं, एब्डिकेट। ये स्टेप डाउन एक शब्द होता है ना, सिंहासन से उतर जाना, स्टेप डाउन, तो रिनाउंस हो गया ये। रिकमेंड इसका सही एंटोनिम है, क्योंकि प्रपोजल जैसी चीज को लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे या कहेंगे कि प्रपोजल खराब है, तो प्रपोजल को आगे बढ़ाने के लिए उसको रिकमेंड किया जाएगा। डिनाउंस का मतलब क्या हुआ, उसके अगेंस्ट में बोला गया, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसकी आलोचना करी गई। तो रिकमेंड में उसका फेवर किया गया, रिकमेंड किया गया मतलब उसकी तारीफ की गई, उसे एक प्रकार से फेवर किया गया। अनाउंस तो घोषणा करना हो जाएगा, जिसको आप प्रोक्लेम भी कह सकते हैं, राइट। जेटिसन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, लीव कर देना। खासतौर पे उन चीज़ों को जेटिसन किया जाता है जो एक्सेस में होती हैं। मैंने क्या कहा, जो चीज़ें एक्सेस में होती, जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपके लिए एक प्रकार से यूजलेस है। जैसे हम जब कोई फल खाते हैं तो उसके छिलके को पील ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं ना। ये क्यों हटाते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड इट। तो एक प्रकार से ये जेटिसन करना है। खासतौर पे फ्यूल के लिए होता है सर, फ्यूल। कभी कभी आप आसमान में प्लेन को ना गोल गोल चक्कर काटते हुए देखते हैं, स्पेशली एयरपोर्ट के आसपास। ऐसा इसलिए एरोप्लेन का जो पायलट है वो करता है, क्योंकि वो एक्सेस में जो फ्यूल होता है उसके टैंक में, उसको वो बर्न करता है हवा में। ये जेटिसन करना है, मेरी बात आप समझ रहे, जेटिसन करना है। तो जो चीज़ें एक्सेस में हैं, जैसे आपने वो टाइटैनिक मूवी देखी होगी, उसमें जब आइसबर्ग से वो शिप टकरा जाता है तो सबसे पहला काम वो करते हैं कि शिप को हल्का करते हैं। तो एक्सेस में जितना भी कार्गो होता है वो सब फेंकना शुरू कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड टू जेटिसन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टू जेटिसन समथिंग, लीव करना। रिकमेंड इसका ऑपोजिट हो गया। नंबर 8, शी वॉज स्केप्टिकल। सही, ये सेप्टिकल लिखा है, इसको आप स्केप्टिकल भी बोल सकते हैं। एसके, स्केप्टिकल सेप्टिकल एक ही मीनिंग है, जिसका मतलब है कि आप संदेह में हैं, डाउट में हैं, कॉन्फिडेंस में नहीं हैं अबाउट द सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग। कोई दवाई आई तो वो उस दवाई को लेने को लेके बड़ा परेशान थी, कि उसको लग रहा था पता नहीं ये ड्रग सेफ है या सेफ नहीं है। तो इस बात को लेके उसको एक संशय था, शी वॉज सेप्टिकल, वो संशय में थी। अब संशय में होने का मतलब क्या है, डाउटफुल होना, तो ये तो सिनोनिम है, राइट। कंसर्न, चिंतित होना, ये भी सिनोनिम हो सकता है, ये भी सिनोनिम। डिवाइडेड, बटा हुआ होना, सर्टेन हो जाएगा सर, क्योंकि इधर आप श्योर हैं कि क्या होना चाहिए, इधर आप श्योर हैं, इधर आप कॉन्फिडेंट है, इधर आप जानते हैं कि व्हाट यू आर सपोज टू डू, राइट। आपको कोई डाउट नहीं है, कंफर्म एक तरीके से आप इधर। तो शी वॉज सर्टेन। द आंसर्स टू द क्वेश्चन वर कोहेरेंट। बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखा है ये। बेसिकली कोहेरेंट एक पॉजिटिव वर्ड होता है और इसका मतलब होता है रिलेटेड, संबंधित, रेलेवेंट, तर्क संगत, संबद्ध जिसको कह सकते हैं, कनेक्टेड, मतलब बिना हाथ पैर की बातें नहीं, जिस विषय की बात हो रही हो उस विषय से ही संबंधित कहा जाए, उस विषय से ही संबंधित जब बोला जाए तो उसी को कहा जाता है कोहेरेंट। कन्विंसिंग, कोहेरेंट रिमार्क्स, कोहेरेंट आइडियाज, उसी विषय से संबंधित, यानी कि कनेक्टेड जिसको कहा जा सकता है। तो उस सवाल का जो जवाब दिया गया बिल्कुल उसी से संबंधित था, जुड़ा हुआ था, तर्क संगत था, लॉजिकल था एक तरीके से। कैसा था, लॉजिकल था। ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक, चाहो तो करो चाहो तो ना करो, ये तो कंपलसरी का ऑपोजिट हो गया। इम्पर्टिनेंट,
सर ये इसका सही आंसर है, क्योंकि पर्टिनेंट का मतलब भी होता है विषय से संबंधित। पर्टिनेंट का मतलब भी क्या होता है? जेन्युइन, विषय से संबंधित, रियलिस्टिक, कनेक्टेड। और जब पर्टिनेंट की जगह इम्पर्टिनेंट हो गया तो उल्टा पुल्टा, कहीं का भी, है ना? डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, इनकोहेरेंट जिसको कह सकते हैं, इरेलीवेंट बोल सकते हैं, इलॉजिकल, इलॉजिकल, इरेलीवेंट, डिस्कनेक्टेड, बिना हाथ पैर का, तो इम्पर्टिनेंट इसका सही ऑपोजिट हो गया। कंसिस्टेंट मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। कंसिस्टेंट होने का मतलब है जब आप लगातार अच्छा करेंगे, यानी कि आप रेगुलर हैं। कनेक्टेड इसका सिनोनिम है कोहेरेंट का, कनेक्टेड कोहेरेंट का सिनोनिम है। तो इम्पर्टिनेंट आपको मिल गया, ऑपोजिट चाहिए था ना, इसलिए इम्पर्टिनेंट को रखिए। नंबर 10, आज की क्लास का ये लास्ट वर्ड है। इट वॉज नो ऑल्ट्रुइस्टिक मोटिव। सर ऑल्ट्रुइस्ट होने का मतलब होता है हेल्पिंग नेचर का होना, परोपकारी होना, यानी कि जेनरस होना, उदार होना। जब आप कुछ देने का विचार करेंगे, दूसरों की हेल्प करने का विचार करते हैं, तो आप ऑल्ट्रुइस्ट हैं। ऑल्ट्रुइस्ट मतलब वन हु लव्स एवरीवन, वन हु हेल्प्स एवरीवन, समैरिटन। तो फिलैंथ्रोपी, समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म। इट वॉज नो ऑल्ट्रुइस्टिक मोटिव दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू हेल्प हर। उसने उसकी मदद करी, उस लड़के ने उस लड़की की मदद करी, तो किसी ऑल्ट्रुइस्टिक मोटिव के चलते नहीं, मतलब कोई समाज सुधार या जग सुधार या परोपकार की भावना से नहीं करी। तो ऑल्ट्रुइस्टिक तो आप जान ही गए, आपको ऑपोजिट चाहिए, तो क्या रखोगे सर? सोचो। सेल्फिश, सेंसिटिव, ब्रूटल। ब्रूटल तो बहुत हार्ड को कहते हैं, कठोर, ठीक, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से इनह्यूमन है, इनह्यूमन है, समझ रहे हैं ना? हार्श है बहुत ज़्यादा। विकेट, बदतमीज। अब ध्यान से समझिएगा सर, विकेट जो है इसका एंटोनिम है, ठीक, क्योंकि इधर आप फेवर की परोपकार की बात करें, इधर दुष्टता की बात हो रही है। ये भी इसका जो है एंटोनिम हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट एंटोनिम सेल्फिश होगा, क्योंकि ऑल्ट्रुइस्टिक होने का मतलब है आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो निस्वार्थ की भावना से कर रहे हैं, परोपकार की भावना से कर रहे हैं। और यहाँ पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने स्वार्थ के वश में आके कर रहे हैं, सेल्फिश मोटिव के चलते आप काम को कर रहे हैं। बात समझ में आई ना? तो सेल्फिश मोटिव ज़्यादा सही हो जाएगा। या तो उसमें मतलब ये लिखा होता कि कोई पोलाइट है, अगर कोई पोलाइट लिखा होता, सॉफ्ट लिखा होता, समझ रहे हैं ना, काइंड लिखा होता ऑल्ट्रुइस्टिक के प्लेस पे, तो हम ब्रूटल या विकेट का विचार करते। ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब हेल्पिंग नेचर का होना, सेल्फिश ना होना, जो दूसरे की मदद करने में यकीन रखे, कोई स्वार्थ जिसमें ना हो। तो ये सेल्फिश इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा। कई बार एग्जाम भी आपको ऐसे ही नियर बाई ऑप्शंस के बीच में फंसाता है, तो आपको ध्यान से चीज़ों को देखना और समझना होता है, राइट? तो इस तरीके से सेशन ओवर हो जाता है। मैं एक सुझाव आप सभी को देना चाहूँगा, वो ये कि हर सेशन को अटेंड करने से पहले जो 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स हैं, आपके पास पीडीएफ नोट्स तो हैं ही, तो आप 5 to 10 मिनट्स का टाइम स्पेयर करके पहले खुद से उनको सॉल्व करने की कोशिश किया करें। 5 मिनट्स में ही हो जाएगा। फिर आप वीडियोस को देखें, तब आप ज़्यादा गेन करेंगे, और वीडियो को आप बड़ी ही ईजिली 1.25x की स्पीड पे देख सकते हैं, राइट? आपको कुछ छूटे उटेगा नहीं। और नोट ज़रूर करें, पीडीएफ फाइल को ओपन करके उसे प्रिंट करा कर ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा गेन करेंगे। सेशन यहीं पे ओवर हो जाता है। वाइंड अप करने से पहले मैं आपको अपने वोकैब के कंप्लीट बैच का इन्फॉर्मेशन दे दूं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, वन वर्ड, रूट्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोफोन्स, इन सब को, यानी कि कंप्लीट वोकैब का पैकेज आपको चाहिए तो ये बैच है वर्ड पावर का, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इतना कंटेंट तो ज़रूर मिलेगा, प्लस जो भी अपडेट किया जाएगा कंटेंट वो भी आपको इसी में ही मिल जाएगा। लेट्स से
कि इसमें 1300 प्लस ईडियम्स हैं, और कल को मैं उन ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स की संख्या कितनी कर देता हूँ, 2000। तो आपको कोई नया वर्जन नहीं लेना पड़ेगा कि वर्ड पावर 2.0 लेना पड़ा, नहीं, इसी में ऐड ऑन हो जाएगा सर, वो एक्स्ट्रा में अलग से फाइल आपके पास वीडियो फॉर्म में पहुंच जाएगी, आपको अपडेट भी आ जाएगा। जितना भी कंटेंट अपडेट होगा, 2023 में मैं ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ, 2024 में जो भी मैं अपडेट करूँगा वो सब इसी में अपडेट होता ही जाएगा। बैच की फीस है जस्ट 499, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ इस एप्लीकेशन पर है, और ये इंक्वायरी नंबर है, राइट। जिन लोगों को ऑफलाइन क्लासेस करनी हो तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यू मोस्ट वेलकम, आइए। सो आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।